12 दिसंबर को श्री विजयपुरम स्थित डिब्राइट सभागार में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की स्मृति में एक विशेष सांस्कृतिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सावरकर की अमर रचना सागरा प्राण तलमल्लला की रचना के 116 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के माध्यम से सावरकर के राष्ट्रवादी विचारों, त्याग और सांस्कृतिक योगदान को स्मरण किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने भावपूर्ण श्रद्धा के साथ नमन किया। वैसे ही चल रही है जैसे स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी कहते हैं, हे मातृभूमी तुझला मन वाहिएले, वक्तृत्ववाद विभवी तुझे अर्पिएले। एक ही भाव है, स्वतंत्रता का भाव। ऐसे इस कार्यक्रम में आज मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का वैल्यूएबल ग्रुप की ओर से हम हृदय से स्वागत करते हैं। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय सभी अतिथियों का स्वागत करने की विनती श्री अमेय हेटे तथा श्रीमती मंजिरी हेटे इनसे करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत, इनका स्वागत करने की मैं विनती अमेय हेटे जी इनसे करता हूं। हमारे आज के प्रमुख अतिथि प्रखर निर्धार के धनी और श्रेष्ठ सावरकर भक्त, ऐसी जिनकी पहचान है, अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, इनका भी स्वागत अमेय जी और श्रीमती मंजिरी हेटे जी करेंगे, ऐसे मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। इन सभी को जिस प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसका एक लघु रूप हम भेंट के तौर पर दे रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदरणीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी जी, इनका भी स्वागत अमेय जी करेंगे, ऐसे मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। ये एक अद्भुत कृति यहीं के कलाकारों ने, यहीं के कारीगरों ने बनाई है। सेल्युलर जेल की यह प्रतिमा जो स्वतंत्रवीर सावरकर जी के कार्य को उजागर करती है, उनके अद्भुत साहस और पराक्रम और सकारात्मक वृत्ति को उजागर करती है, उसकी एक प्रतिकृति यहीं के बने काष्ठ से बनी हुई आदरणीय मोहन जी भागवत तथा अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, जिन्हें अमेय जी की ओर से भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इस कलाकृति के लिए हम सभी कलाकारों का भी अभिनंदन करेंगे। कोण आपण तर मी हृदयानं दिनानंच बघेल या आत घेतलं। माईला सांग, माई म्हटलं मेरी माँ कि रात्रि पुलाव पाठो, रात को पुलाव भेजे खाने के लिए। इसलिए कि 1935 में ड्रामा में इनका ड्रामा लिखा था, तो मेरी माँ उनको पुलाव करके बेचती थी। तो उनको इतनी याददाश्त थी कि उन्होंने पुलाव मंगाया। तो मैं बच्चा हूँ, 14 साल तक, 14 का, मैं डर गया। मैंने कहा, आप ब्राह्मण, आप कैसे मांस मटन खाएंगे? ये ब्राह्मण, तुम्ही मराठ्यात मांस मटन कसा खाणार?
उन्होंने जवाब दिया, ज्या माणसाने अंधारामध्ये साप आणि जळवा खाल्ले तो मांस कुठे नहीं खाऊ शकत. जिस आदमी ने अंदमान में सांप और जरूर खाई ये नहीं खा सकता. फिर उनको रात को मैंने लोहा भेजा, उन्होंने खाया. ये बहुत खास बात. और दूसरी याद जैसी कि मैं और दीदी मतलब लता मंगेशकर हम लोग ये प्रोग्राम में गए थे और शायद वो प्रोग्राम बड़े लोग आए थे वहां पे. वहां 4-5 मिनिस्टर भी आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है. और वो उनके टाइट कपड़े सफेद बहुत साफ एकदम. और जब मैं सावर जी के पास घर पे आया दूसरे दिन तो मुझे लगा कि इनकी जो धोती है और इनका शर्ट है वो कुछ महिला सा लगता है. तो मैंने बाहर सर को पूछा कि इनको नए कपड़े लाए. मैंने कहा पागल हो, ये कपड़े तुमसे लेंगे. मैं चुप रहा. फिर मैं जहाँ दीदी से बात की कि दीदी सावरकर जी के जो कपड़े हैं वो कुछ मैले मैले ऐसे पुराने लगते, तो हम उनको अच्छे कपड़े दे वाले. पागल हो, वो आपसे थोड़ी लेंगे. काफी दिन बीत गए. दिन बाहर सावरकर आए. मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी होने का मौका आया है. मैंने कहा क्या? तो उनका जन्मदिन है परसों, तो जन्मदिन के ऊपर तो कपड़े लेके आओ, ना नहीं बोलेंगे. दीदी को मैंने कहा दीदी अच्छी 4-5 छोटी अच्छे कुर्ते लेके उसका अच्छा पैकिंग करके हम लोग गए और दीदी ने उनके अपने हाथ से उनको दिया. अब हम सब आश्चर्य से देख रहे थे कि क्या क्या भी प्रतिक्रिया क्या आएगी, रिएक्शन क्या आएगा. तो उनका रिएक्शन क्या था बोले कि बाबा कल हमको लोगों ने वृद्धाश्रम के लोगों का खत आया है कि उनके पास कपड़े नहीं है, तो देखो लता ने अच्छे नए कपड़े भेज दो बोला और वो कपड़े वहां भेजे. मुख्य अतिथि माननीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के माननीय मंत्री श्री आशीष शेलगर जी, पंडित जी मंगेशकर जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज श्री विजयपुरम की इस पावन धरती पर आपका स्वागत करते हुए मैं स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की अमर स्मृति को नमन करता हूँ। उनकी भावपूर्ण कविता सागर प्राण करमलला पर आधारित यह सांस्कृतिक संध्या
केवल एक संगीत समारोह का भाग नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी के प्रति हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। इन द्वीपों का सावरकर जी से विशेष संबंध रहा है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से अभी पांचवा धाम भी कहा गया था। 1911 से 1921 तक सेल्युलर जेल में उन्हें कठोर दंड, एकांत कारावास और कठिन श्रम का सामना करना पड़ा। उद्देश्य था उनके मनोबल को तोड़ना, परंतु सावरकर जी और भी अधिक दृढ़ एवं प्रेरणादायी बनकर उभरे। इसकी सेल्युलर जेल की परिषद में वर्ष 2016 में उनके सम्मान में स्वातंत्र ज्योत माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा प्रज्वलित की गई थी। सावर जी की कविता सागर प्राण तरमंडला में समुद्र की व्याकुल लहरें एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता लालसा की प्रतिध्वनि बन उठती है। प्रकृति तक में दिखाई देने वाली यह उत्कट पुकार हमें अडिग संकल्प, साहस और राष्ट्र निर्माण की ऊर्जा का संदेश देती है। हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष की बात है कि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिन्होंने इस कविता को अपने संगीत से अमर स्वर दिया, आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तथा अपनी प्रस्तुति से इस संध्या को ऐतिहासिक बना रहे हैं। सेल्युलर जेल के सामने स्थित वीर सावरकर पार्क सावरकर जी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का प्रतीक है, जिसका अनावरण 30 दिसंबर 1997 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने किया था। वर्ष 2002 में पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डे का नामकरण वीर सावरकर हवाई अड्डा किया गया था, जिसे 2007 में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ। तदुपरांत 18 जुलाई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए एकीकृत एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और वीर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तब किया गया था। आज पूर्वाह्न में डॉक्टर मोहन भागवत जी के करकमलों द्वारा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में योधनाबाद में सावरकर जी की नई प्रतिमा का अनावरण हमारे स्मरण और इस संस्करण में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ता है। संभवतः अन्य कोई ऐसा स्थान न हो जहां एक ही महान व्यक्तित्व को समर्पित इतने स्मारक, प्रतिमाएं और स्मृतियां हों, जो स्वयं यह दर्शाता है कि श्री विजयपुरम और स्वातंत्र वीर सावरकर के बीच कितना अटूट और अनन्य संबंध है। आज जब हम उनकी रचनाओं और विचारों का स्मरण कर रहे हैं, तो याद रखें कि सावरकर जी ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और हर नागरिक का मूल धर्म है। सावरकर जी के आदर्श हमारे राष्ट्र धर्म, एकता और संकल्प को सदैव दिशा देते रहेंगे। उनकी स्मृति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे और हमें एक सशक्त, आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, विकसित भारत के निर्माण हेतु निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम पूज्य सरसंचालक जी, आदरणीय मोहन भागवत जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सम्मान्य उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी, पद्मश्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री आशीष शेलार जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री अमेया हेटे और श्री नरेंद्र हेटे जी, और आज इस सभागार में उपस्थित वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को, उनके कर्तृत्व को और उनके जीवन कवन को एक प्रकार से पूरे देश तक पहुंचाने के लिए सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापस नहीं आएगा, और अगर वापस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहाँ पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया। ये स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 द्वीप थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के योग से बनी हुई तपोभूमि। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्यूलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही प्रांत ऐसे हैं जहां से यहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई न कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। यह ये तपोभूमि है। तो आज बहुत बड़ा अवसर है कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है, इसके सरसंचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है। ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है, और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिर स्मरणीय बना। मित्रों, आज जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली है।
ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दी। ये वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। वीर सावरकर का साहस का संदेश, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता का संदेश, दृढ़ता का उनका गुण और राष्ट्रीय एकात्मता और सुरक्षा और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को युवाओं को सौंपने का एक बहुत बड़ा स्थान बनेगा। सावरकर जी का एक वाक्य मेरे जैसे कई सावरकर जी के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता ये भय का अभाव नहीं, वीरता भय ऊपर प्राप्त की हुई विजय। जो भय को नहीं जानते हैं वो हमेशा से वीर होते हैं, परंतु सच्चे वीर ये होते हैं जो भय को जानते हैं और परास्त करने का साहस रखते हैं, वो ही। और सावरकर जी इस वाक्य को जिए। जब उन्होंने इस देश को आजाद कराने का प्रण लिया, पंडित जी ने कहा तभी मुझे मालूम पड़ा कि 11 साल की आयु में शिव स्तुति की रचना होने लगी। मुझे मालूम नहीं था, और वो भी तिलक महाराज के सामने। ये गुण उनके बाल सहज मस्तिष्क में से उभरा हुआ गुण था, परंतु जब वो बड़े हुए इंग्लैंड गए, जब उनको मालूम था कि किस प्रचंड शक्ति के खिलाफ वो भारत माता को आजाद कराने का प्रण लेकर निकले। इसका भय नहीं है, भय नहीं होगा ऐसा कोई न माने, परंतु मातृभूमि के प्रति उत्कंठ समर्पण का भाव ये भय के ऊपर विजय प्राप्त कर गया। और वीर सावरकर मित्रों भी होते हैं जब विरह, वेदना, सहन शक्ति के बाहर जाती है। एक देशभक्त युवा विदेश के किनारे पर रहकर जब कहता है कि मातृभूमि के विरह से मेरे प्राण कुंठित होते हैं, वो ही देशभक्ति की पराकाष्ठा का वर्णन कवि इससे अच्छे शब्दों में नहीं कर सकता। एक गीत की रचना इंग्लैंड के ब्राइटन सागर किनारे पर की गई, और इसके एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में मातृभूमि के प्रति अमर प्रेम झलकता है, और यही इस गीत को अमर बनाता है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां का हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ सरस शरीर से नहीं बनता है। व्यक्ति का अस्तित्व जिस विचारधारा का वो अनुसरण करता है वो विचारों से भी होता है। व्यक्ति का अस्तित्व आत्मा जिसको श्रेष्ठ मानती है वो संस्कृति से भी होता है, और व्यक्ति का अस्तित्व उसके कर्म से भी होता है। और वीर सावरकर के ये तीनों गुणों को अगर कोई पहचान पाता है तो भारत ही पहचान सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा था मुझे वहां ले चलो जहां मेरी जड़ें हैं, जहां हर कण मेरे अस्तित्व को पहचानता है। मित्रों, मैं बहुत छोटा था, सावरकर जी के बारे में उस वक्त के शिक्षा पाठ्यक्रमों में कोई बहुत पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, हम सबके मार्गदर्शक थे प्रोफेसर नारायण राव भंडारी। नारायण राव भंडारी ने मुझे एक पंक्ति दी। वो पंक्ति थी, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीणे जनन ते मरण। ये वाक्य नारायण राव भंडारी ने मुझे दिया था, और उन्होंने कहा था अमित तेरे जैसे युवाओं ने इसको जीवन का ध्येय वाक्य बनाना चाहिए।
मुझे मराठी नहीं आती, थोड़ा बहुत समझ में आता था। मैंने भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया और उसका भावार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा ये वाक्य वीर सावरकर का वाक्य है कि मातृभूमि तेरे बिना जीवन मेरे मृत्यु के समान है और तेरे लिए मृत्यु ही मेरा जीवन का लक्ष्य है मेरे लिए। और मित्रों, ये वाक्य ने अनेक युवाओं को जीने की प्रेरणा दी होगी, मरने की प्रेरणा। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। हमारे युवा अगर सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वो क्षेत्र के अंदर सावरकर जी की प्रेरणा के अनुरूप जीवन जीकर जीवन का लक्ष्य सुरक्षित और सबसे समृद्ध भारत माता की रचना करना, भारत की रचना करना, ये हमारा होना चाहिए। मित्रों, सावरकर जी के जीवन को जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति आने वाली सदियों तक शायद फिर से इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। इतना महान व्यक्ति, वो राइटर भी थे, वो फाइटर भी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे, एक आर्ष दृष्टा भी थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, एक बहुत बड़े कवि और लेखक भी थे। गद्य और पद्य दोनों पर सिद्धता हो ऐसे साहित्यकार बहुत कम है, मगर मैंने सावरकर जी के साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं निर्णय पर ही नहीं पहुंच सकता हूं कि वो अच्छे कवि थे या अच्छे लेखक थे, दोनों में वो उत्कृष्ट थे। वो एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। पंडित जी ने कहा ऐसे अनेक शब्द उन्होंने अपने आप बनाकर हमारी भाषाओं को पूर्ण करने का काम किया है। आज गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का विभाग भी आता है, राजभाषा का भी विभाग आता है। तो राजभाषा मतलब हिंदी का प्रवाह, जीवन प्रवाह, और भारतीय भाषाओं का जीवन प्रवाह पर अध्ययन होते हैं। लगभग 600 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर जी ने हमारी भाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे शब्दकोश में दिए। और मित्रों, मैं कुछ 2-3 शब्द आपको बताना चाहता हूं। हम पिक्चर देखते हैं, आर्ट डायरेक्शन किसका है? आर्ट डायरेक्शन सावरकर एरा के पहले कहीं इसका हिंदी नहीं था, कहीं इसका भारतीय भाषाओं में समावेश ही नहीं था। सावरकर जी ने कहा मैं विदेशी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। उन्होंने आर्ट डायरेक्शन को कला निर्देशन कर एक नए शब्द की रचना की। डायरेक्टर की जगह निर्देशक, ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो सावरकर जी की पेन से निकले, या तो उन्होंने शोधे या सृजन किया, परंतु उसको सामान्य बोलचाल में लाने का काम किया। मित्रों, एक हिंदुत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाला एक जीवन था जो आधुनिक भी था और परंपराओं को भी साथ में लेकर इसका वहन करने वाला भी। सशस्त्र क्रांति की नींव डालने वाले वीर सावरकर की भी ये भूमि पावन की है, और उसका सर्वोच्च शिखर सुभाष बाबू थे, वो भी यहाँ अपने कदम रखे हैं। ये बहुत पवित्र आज सावरकर जी के जीवन को आज हमारे युवाओं ने इसमें से प्रेरणा लेने का काम सरल हो, इसलिए ढेर सारी चीजों का यहाँ प्रकाशन भी हुआ है और उसको बहुत संगीतमय रचनाओं के साथ यहाँ गाया भी गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के 16 साल की कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों को
इनके माता पिता को एक अपील करना चाहता हूं। एक बार इस सेल्युलर जेल में जिस काल कुटरी में सावरकर जी का निवास था, जिसके ठीक सामने लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जाता था, जिससे सावरकर जी की हिम्मत हो गई। वहां 7x11 की कोठरी, रोज खाना भी न मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। सावरकर जैसे विचारक व्यक्ति को किताबों से अलग रखा गया था। रोज कोबरा को बैल के कोलू के अंदर लगकर तेल निकालने की यातनाएं दी थी। वहां पर भी सावरकर जी ने कील के उपयोग से पत्थरों पर साहित्य सृजन करने का काम किया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, साहित्य सृजन वही कर सकते हैं जिसका मन और आत्मा दो में से कुछ कुंठित न हो। 2 जन्म देने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर भारत माता की प्रार्थना के लिए, भारत माता के यशोगान के लिए साहित्य सृजन करने की हिम्मत है, उससे बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। तो उनके संकल्प एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। मैंने ध्यान से देखा है नहीं है, मगर उसका जो कवर पेज है उसको देखा है। सावरकर जी के सभी गुणों को इसके अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। सावरकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई महानुभावों का आज यहाँ पर सम्मान भी हुआ है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी शायद इस सभागार में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने सावरकर जी को सदैव देखा है। ऐसे पंडित जी का सम्मान हुआ। डॉक्टर विक्रम संपत जी, जिन्होंने बहुत तरीके से सावरकर जी के जीवनी को पुस्तक में संजोने का काम किया है। रणदीप हुड्डा, मैं जब सुना कि रणदीप जी वीर सावरकर की भूमिका एक फिल्म में अदाकार के रूप में अदा करने वाले हैं, तब मुझे लगा कि रणदीप जी ने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। सावरकर जी के चेहरे पर जो दृढ़ता, जो आत्मविश्वास, जो देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का जो भाव था, वो कोई कलाकार नहीं ला पाएगा। मगर रणदीप जी आप सफल हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके आपने सावरकर जी के जीवन चरित्र आज की युवा पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। सागर को कोई बांध नहीं सकता। इस प्रकार से सावरकर जी के गुणों को, उनके जीवन की ऊंचाई को और उनके अनेक आयाम वाले व्यक्तित्व पुस्तक, कविता या फिल्म में संजोकर रखना बहुत कठिन है। मगर ये जो प्रयास हुए हैं अलग अलग स्तर पर, वो प्रयासों ने आने वाली पीढ़ियों को सावरकर को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया दिया है। इसलिए आज जिन सभी महानुभावों का सम्मान हुआ है, उनको भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। आज पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी और उनकी टीम ने जो संगीतमय प्रस्तुति की, इससे पूरे भारत के लोग आह्लादित होंगे। ये कार्यक्रम जो भी देखेगा वो कुछ साल पीछे चला जाएगा। मराठी में की, काफी लोगों को लगा होगा कि मैं तो मराठी नहीं हूं, मगर मैं आधा मराठी हूं। मेरी पत्नी महाराष्ट्र से आती है, तो मुझे मराठी समझ में तो आती है। और सागरा प्राण कर्मला ये गीत एक प्रकार से मातृभूमि के विरह में लिखा हुआ गीत है, परंतु एक आजादी की युद्ध के लिए प्रस्थान गीत भी है। उसी गीत में उन्होंने सागर जितनी समस्या को भी भारत माता आचमन कर पी जाएगी, ऐसा भाव उन्होंने रखकर ये
आजादी का एक प्रकार से उद्घोष उन्होंने किया था। ये पुस्तक देश के सभी पुस्तकों में एकमात्र पुस्तक ऐसी है जो प्रकाशित होने के पहले ही अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया। कोई पुस्तक प्रकाशित भी नहीं, उसको प्रकाशित होने के पहले बैन करने का काम अंग्रेजों ने किया था। उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको छापना, पढ़ना, बांटना, सभी चीजों पर प्रतिबंध था। क्यों था? क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा था कि 1857 में जो हुआ था वो अंग्रेजों के प्रति विप्लव नहीं है, हमारा स्वातंत्र का अधिकार है। और इसके लिए अनेक हुतात्माओं ने जो बलिदान दिया, वो पहला स्वतंत्र समर। और रूढ़ियों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि हमारा देश रूढ़ियों से ऊपर उठे, रूढ़ियों को त्यागे। मित्रों, आज हम आजाद हुए, लंबी यात्रा कर देश आज यहाँ पर पहुंचा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक सरकार बनी है जो लगभग 12 साल से काम कर रही है। और जब देश के आजादी के 75 साल हुए, तब नरेंद्र भाई ने एक आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पंच प्रण के आधार पर हमारे देश की जनता ने हमारी शताब्दी तक, आजादी की शताब्दी तक जाना चाहिए। पंच प्रण में एक प्रण है गुलामी के कालखंड की सभी स्मृतियों को समाप्त कर नए विश्वास के साथ देश आगे। और 15 अगस्त 2047 एक ऐसे महान भारत की हम सब मिलकर रचना करें, जो महान भारत समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में नंबर 1। और मुझे पूरा विश्वास है, आज ये आह्वान 140 करोड़ लोगों का संकल्प बना है। और एक व्यक्ति जब एक कदम चलता है तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक ही दिशा में 140 करोड़ लोग आगे बढ़ते हैं तो हम 140 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। यही बात महान भारत की रचना करेगी। भारत समृद्ध भी होगा, भारत सुरक्षित भी होगा, भारत संस्कृत भी होगा और भारत शिक्षित भी होगा। भारत का स्वास्थ्य, हर जन का स्वास्थ्य हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस प्रकार के भारत की रचना ही वीर सावरकर की कल्पना थी। मैं आज यहाँ से एक जन्मजात देशभक्त, एक मूर्धन्य साहित्यकार और दृढ़ता के धनी, वीरता के धनी सावरकर जी को मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, सभी प्रकार के अलंकरण जो मिलते हैं वो सरकारें देती है। वीर सावरकर को वीर की उपमा कोई सरकार ने नहीं दी है, देश के जन जन ने दी। यही उनकी संस्कृति बताता है। आज पूज्य मोहन जी के उपस्थिति में इनकी अमर कृतियों का संगीतमय नए सुरों में पंडित जी ने हम सबको सुनने का मौका दिया। पूज्य मोहन जी ने एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और एक कॉफी टेबल बुक भी बनाया है। मैं आशा करता हूं कि सावरकर का विचार विशेषकर हमारे किशोरों में, युवाओं में और बच्चों में सभी अभिभावक इसको आरोपित करें, इससे संस्कृत करें। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। परम पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उपराज्यपाल महोदय जी, हम सबके प्रेरणा स्त्रोत्र पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, इस कार्यक्रम के मूल रूप से आयोजक नरेंद्र हेटे जी, अमय हेटे जी, मंजरी हेटे जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, कल्पना नहीं कर सकते जीवन में इस प्रकार का भी योग सुयोग आएगा। ये अंडमान में हम सब लोग इकट्ठा होंगे और वो भी स्वतंत्रवीर सावरकर जी के पूर्णाकृति प्रतिमा का अनावरण करने। नायक जिनको कहा जा सकता है, ऐसे महानायक के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। उस महानायक
के इस कार्यक्रम के उद्घाटन प्रमुख स्वरूप इस नाते देश के बड़े साधक जिसको हम कह सकते हैं, भारत माँ के साधक इस नाते जो काम कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी की उपस्थिति में महानायक को अभिवादन करने के लिए देश के साधक है तो जन के नायक भी यहाँ पर उपस्थित है, वो अमित शाह जी के रूप में, और जिन्होंने इन सब विचारों को स्वरबद्ध गायक इस रूप में काम कर दिया, ऐसे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के उपस्थित। मैं नरेंद्र हेटे जी को पूछ रहा था की पाईक सब अर्थ काय, ज्यावेळेला महानायक, महागायक, जननायक सगळे आल्यावर आम्ही सगळे पाईकच होतो आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं सौभाग्य मिळालं। खरं तर या गीताने कित्येक करोडो युवकांना प्रेरणा दिली असेल। हे गीत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं चरित्र हे प्रत्येक भारतीयाला वाचल्यानंतर त्याच्यातले ऊर्जा वाढवणारच आहे। पण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जीवन इतकं विलक्षण आहे की आपण बघितलं असेल तर भारत स्वतंत्र झाला, पण स्वतंत्र भारतामध्ये तरीही बंदिवान असलेला माणूस म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर। जन्म एक, पण एका जन्मामध्ये दोन जन्माची जन्मठेप भोगणारा कोण तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर, ज्यांच्या नावातच स्वातंत्र्यवीर आहे। त्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या माणसाचं आयुष्य सगळ्यात जास्त काळ बंदिवासात गेला अशी व्यक्ती म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जो कवी मनाचा आहे पण तरीही क्रांतिकारक आहे। असा कवी मनाचा क्रांतिकारक म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जो साहित्यिक आहे पण साहित्यिक असून सुद्धा खांडेकरची सशस्त्र लढा देणारा माणूस म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जो विज्ञाननिष्ठ आहे पण धर्माधिष्ठित जगणारा माणूस म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जो फॉरवर्ड आहे, उद्याचा विचार करणारा आहे पण तरी मागच्या विरासत याची कास धरणारा माणूस म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जो कर्मकांड रहित आहे पण तरीही जगण्यामधली कर्मठता आहे, तो माणूस म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर। विदेशात राहिल्यावर अनुभव वाईट आला म्हणून भारताकडे जाऊन स्वातंत्र्याची लढाई लढला असं नाही, तर भारतातल्या स्वातंत्र्याची लढाई विदेशात राहून लढणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जे परंपरानिष्ठ आहे, परंपरानिष्ठ असले तरी रूढीवादी नाही असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की ज्या व्यक्तीने त्यांच्या असंख्य अन्याय अत्याचार झाल्यानंतर सुद्धा शारीरिक बाधा, शारीरिक बंधनं हे आत्मिक प्रगतीला थांबवू शकत नाही हे दाखवणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आपण आलो। त्यामध्ये एवढे सगळे महान व्यक्ती आहेत। धन्यवाद, जय हिंद। मंगेशकर जी का यहाँ पर सत्कार और सम्मान करेंगे। एक मानपत्र की ओर से अपनी जीवनी को स्वातंत्र्यवीर सावरकर की जीवनी बना लिया है। कुछ हम समय से जानते हैं कि रणदीप हुडा जी, जिन्होंने स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी की भूमिका के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी को एक फिल्म के द्वारा हम सभी के सम्मुख लाया और युवा पीढ़ी के आदर्श बन चुके हैं। उन्होंने खुद उस जीवनी को जीने का प्रयास किया। ऐसे रणदीप हुडा जी, इनका भी सम्मान करते हुए वैल्यूएबल ग्रुप को आज बहुत आनंद होता है। इसके पश्चात जिनकी वाणी इसके
Splendors of Royal Mysore, the untold story of the Vadiyar, voice of the Veena S. Balchandar, women of the records and Indian classical music and gramophone, ऐसी कई सारी किताबों के लेखक हैं और जिनके लेखनी ने और विशेषकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के चरित्र पर लिखे इनके दोनों ग्रंथों ने भारत में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अद्भुत ऐसा कार्य किया है। ऐसे विक्रम संपत जी, इनका सम्मान करते हुए हमें बड़ा अभिमान होता है।